मैं मनीष शुक्ला डीएड स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कल हम लोग ने ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी के बारे में अध्ययन किया था, उसी से संबंधित सेकंड पार्ट है। आज हम नेचर, स्कोप, इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे, अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, क्षेत्र व महत्व क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि इस चित्र में दिख रहा होगा, शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो व्यवहारिक है, वैज्ञानिक है, सामाजिक है और शैक्षणिक समस्याओं पर अध्ययन कर सिद्धांतों और नियमों, विधियों और परिस्थितियों का प्रयोग कर उसकी प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है, सामाजिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है। कई सारे ऐसे बिंदु हैं जो साइंटिफिक रीज़न के लिए महत्वपूर्ण जाने जाते हैं, जैसे रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, प्रामाणिकता, सार्वभौमिकता और भविष्यवाणी। ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो खास करके वैज्ञानिक तथ्यों को एक प्रामाणिक स्थान देते हैं। आइए हम जानते हैं नेचर ऑफ साइकोलॉजी क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की प्रयुक्त या अप्लाइड या प्योर ब्रांच होती है, शाखा है। इसके अगर हम साइकोलॉजी की जो शाखाएं हैं वो दो शाखाओं में बटा होता है, एक अप्लाइड ब्रांच, दूसरा प्योर साइंस, जिसमें हम इसकी चर्चा करते हैं। अप्लाइड ब्रांच है जो शिक्षा मनोविज्ञान की शाखा है। इसकी प्रकृति पूर्णतः वैज्ञानिक, सैद्धांतिक और नियमों, तथ्यों पर आधारित है, अर्थात मनोवैज्ञानिक या साइंटिफिक है, जिसमें क्रमबद्धता, वस्तुनिष्ठता ऐसे विचार इसमें जुड़ते हैं। साइकोलॉजी में सैद्धांतिक यानी प्रिंसिपल्स जो उसके हैं वो क्रमबद्ध हैं, सीक्वेंसली हैं, वस्तुनिष्ठता है और प्रामाणिक सार्वभौमिक रूप में तथ्य रिलायबल हैं। नियम जो उसके प्रिंसिपल्स हैं वो उसमें ऑब्जेक्टिविटी है, साइंटिफिक रीज़न है और प्रामाणिकता है। और तथ्य यानी जो उसके तथ्य हैं वो प्रामाणिक हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, वस्तुनिष्ठ हैं और साथ ही साथ वह सार्वभौमिक हैं और उसका प्रेडिक्शन भी किया जा सकता है। अगर हम देखें तो मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान के रूप में जाना जाता है, यानी उसके जो क्षेत्र हैं, स्कोप है, वो शुद्ध विज्ञान है, यानी प्योर साइंस है। नेक्स्ट, मनोविज्ञान न केवल मानव का अध्ययन करता है, अपितु मानव व्यवहार के उद्दीप करने वाले विभिन्न तत्वों का भी अध्ययन करता है, यानी जो स्टिमुलस, मानव व्यवहार में जो विभिन्न प्रकार के स्टिमुलस मिलते हैं उसका भी अध्ययन करता है, क्योंकि मानव व्यवहार को करने हेतु विभिन्न तत्व प्रभावित करते हैं। जो व्यक्ति मानव व्यवहार करता है उस व्यवहारों के लिए विभिन्न प्रकार के तत्व विद्यमान होते हैं, जिस कारण से मानव अपने व्यवहार को प्रदर्शित करता है। इस दृष्टि में से मनोविज्ञान का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, यानी जो हम व्यवहार करते हैं उस व्यवहारिकता के क्षेत्र में जो मनोविज्ञान का क्षेत्र है अति व्यापक है, क्योंकि हमें स्टिमुलस, विभिन्न प्रकार के स्टिमुलस मिलते हैं और हम विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करते हैं। मनोविज्ञान को अपने अध्ययन से सत्यापित करता है, यानी जो मनोविज्ञान है वो साइंटिफिक रूप में प्रमाणित करता है, सत्यापित करता है कि उसकी जो प्रकृति है, नेचर है, वो सार्वभौमिक है, सर्वकालिक है और सर्वदशीय है तथा शाश्वत है, यानी सभी जगह विद्यमान है। जो मनोविज्ञान के व्यवहारिक रूप हैं वो सभी जगह, यानी हम किसी भी प्रकार के हमें जो स्टिमुलस मिलते हैं नेचर के थ्रू, हम अपने व्यवहार को आकलित या प्रदर्शित करना स्टार्ट करते हैं और उसकी सत्यापनता मनोविज्ञान करता है। चाहे वो व्यक्तित्व की बात हो, चाहे आपके अभिवृत्ति की बात हो, मनोवृत्ति की बात हो, ये सभी मनोविज्ञान के ही एक तत्वों में से एक होते हैं। शाश्वत होने के साथ साथ ये परिवर्तनशील है, यानी चेंजेबल है, डायनेमिक है,
जिसके कारण से इसमें सामाजिक बदलाव परिवेश के साथ साथ इसके व्यवहार को भी प्रभावित करता है। यानी जब ये डायनेमिक है, अगर चेंज होगा तो व्यवहारिक चेंज होगा और उस व्यवहारिकता को सामाजिक परिवेश में यह अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान बालकों को विभिन्न क्षमताओं को मापन ही नहीं करना अपितु उसके समुचित विकास एवं अनुकूलन हेतु परामर्श भी देना है। यानी जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो एबिलिटीज का मापन ही, मेजरमेंट ही नहीं करता, बल्कि उसके समुचित विकास व अनुकूलन यानी एडेप्टेशन हेतु वह एक निर्देशन देता है, जिसका निर्धारण शिक्षा मनोविज्ञान करता है। विभिन्न प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक हैं वो विभिन्न तथ्यों तथा विभिन्न क्षमताओं का विकास हेतु विभिन्न मेजरमेंट, अपने वस्तुनिष्ठता को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रमाणिक नियम और वैज्ञानिकता के आधार पर विभिन्न प्रकार के जांच करते हैं, जिससे कि समुचित विकास एवं अनुकूलन प्रभावित हो सके और बच्चा एक अनुकूलित व्यवहार कर सके। अगर हम अगर हम कहें कि एक जो बुक है, यह बुक यही प्रदर्शित करती है कि शिक्षा मनोविज्ञान की पूर्ण रूप से जवाबदेही होती है, जो कि बच्चे के विकास व समस्याओं को कैसे विकास को बनाया जाए तथा समस्याओं को दूर किया जाए। यह एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ यूनिटीज ऑफ साइकोलॉजी इन एजुकेशन। यह जो बुक है वो यही जवाबदेही तय करती है जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो किस प्रकार से इन सभी की जवाबदेही या समस्याओं का निदान करती है। अगर हम स्कोप की बात करें, जो क्षेत्र हैं, अभी तो हम प्रकृति की बात करें, अब हम क्षेत्र की अगर बात करें तो क्षेत्र में कई सारे क्षेत्र आते हैं, जैसे पीपुल, जो लर्नर पीपुल होता है, लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, टीचर होता है, उसके बाद लर्निंग जो इन्वायरमेंट होता है, लर्निंग प्रोसेस यानी जो लर्न करने की प्रक्रियाएं हैं, वो सभी इसके मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में से एक है। यानी हम विभिन्न प्रकार के जो लर्नर्स हैं, टीचर हैं, जॉन डीवी कहते हैं कि जो लर्निंग प्रोसेस है यानी जो हमारी शिक्षा है, एजुकेशन है, वो त्रिध्रुवीय प्रक्रियाओं में बटी हुई है, जहाँ पर टीचर, स्टूडेंट्स और पाठ्यक्रम मिलकर ही अधिगम क्रियाओं को पूरा करते हैं। यानी शिक्षा की प्रक्रिया तभी पूर्ण हो सकती है जब स्टूडेंट टीचर कैरिकुलम के माध्यम से यानी पाठ्यक्रमों के माध्यम से अपनी लर्निंग क्रिया को यानी लर्निंग प्रोसेस को पूरा करें और एक इन्वायरमेंट में, लर्निंग इन्वायरमेंट में पूरा करें, यानी कक्षा प्रणाली में ही पूरी की जाए। यह कहलाता है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र। आइए हम देखते हैं इसकी चर्चा किस तरीके से मिलेगी। स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान की एक शाखा है, यानी बिहेवियरल साइंस है। जैसा कि वाटसन पहले भी तय कर चुके हैं कि यह एक व्यवहारिक मनोविज्ञान या व्यवहार का एक मनोविज्ञान है, यानी व्यवहारिक मनोविज्ञान की एक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में कुछ विश्वासपूर्ण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक नया प्रगतिशील विज्ञान है। इसकी सीमाएं असीमित हैं, यानी व्यापक तरीके की हैं, जिसमें एक गेट्स थे, उन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान की सीमाएं परिवर्तनशील व अस्थिर है। गिनार्ड की विभिन्न प्रकार के जो बिंदु हैं, इन्होंने कहा कि विभिन्न जो सीमाएं हैं वो परिवर्तनशील है, अस्थिर, यानी अर्थात जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो व्यापक तरीके का मनोविज्ञान है, जिसमें हम अभी आगे हमने देखा भी कि जो 3 प्रोसेस आपको मिले, यानी लर्निंग यानी लर्नर यानी जो शिक्षार्थी है, सीखने की प्रक्रिया और सीखने की परिस्थिति से ही प्रभावित होती है। नंबर 1 शिक्षा, या जो हमें एक कहें नंबर 1 में शिक्षार्थी से संबंधित अध्ययन, जो शिक्षार्थी की शारीरिक रचना और उनकी क्रियाएं का अध्ययन करना, यानी हम विभिन्न प्रकार के आकार, मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, अनुक्रिया, ग्रहण, कितना हम लर्निंग प्रोसेस कर पा रहे हैं, इन सभी का प्रतिवर्त सहज क्रिया यानी सकिंग
रिफ्लेक्शन या शारीरिक विलक्षणताओं का अध्ययन या शारीरिक विकास का अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान के एक क्षेत्रों में से सम्मिलित होता है। वहाँ पर अगर हम जीन पियाजे की बात करें यहाँ पर, तो जीन पियाजे ने 4 प्रकार की सिद्धांतों की बात करी थी। हम आगे चर्चा करेंगे इस सिद्धांतों के बारे में। नंबर 2, शिक्षार्थी की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन, यानी जिसके अंतर्गत संवेदन, प्रत्यक्षण, निरीक्षण, अवधान, रुचि, अधिगम, प्रेरणा, कल्पना, चिंतन, तर्क, निर्णय और बुद्धि आदि प्रतिक्रियाओं का भी अध्ययन करती है। जीन पियाजे भी इस क्रियाओं में सम्मिलित थे, मानसिक प्रक्रियाओं में, मानसिक क्रियाओं की अभिवेदनाओं में। यानी अगर शिक्षार्थी लर्निंग प्रोसेस में आना चाहता है तो इन सभी चीज़ों पर अपने बिंदुओं को ग्रहण करना उचित और औचित्य होगा। जो शिक्षार्थी है कि संवेगात्मक क्रियाओं का अध्ययन, यानी भाव, संवेग, भय, क्रोध, यानी इन सभी चीज़ों का अस्थायी भाव के रूप में मूल प्रवृत्तियों का भी अध्ययन करता है। यानी जो शिक्षार्थी है ये विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में भी अध्ययन करता है कि किस तरीके से उसकी मूल प्रवृत्तियां होंगी, उसके संवेग होंगे, उसके आवेग होंगे, उसकी कामुकता होगी, इत्यादि चीज़ों का भी अध्ययन यह लर्निंग यानी शिक्षा मनोविज्ञान में लर्नर करता है। शिक्षार्थी की सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन, यानी जो शिक्षार्थी है उसकी सामाजिक क्रियाओं का भी अध्ययन किया जा सकता है, जैसे अस्थायी भाव, चरित्र, कल्पन या संकल्प शक्ति या पाठ पढ़ने की क्रियाएं, समूह वर्ग क्रियाएं, अनुकरण, अनुभूति तथा संकेत इत्यादि भी सामाजिक विकास की ओर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट है शिक्षार्थी की आनुवंशिकता और पर्यावरण का भी अध्ययन करना, यानी जो शिक्षार्थी है, अगर हम इन शिक्षार्थियों को प्रगतिशील प्रक्रियाओं में या परिवर्तनशील प्रक्रियाओं में या विकासशील प्रक्रियाओं में हमें लाना है तो हमें इन सभी चीज़ों पर बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, अभिचारी समस्याओं, अवधारणाओं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर भी आदि पर भी हमें अध्ययन करने की आवश्यकता है। हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शिक्षक संबंधी अध्ययन, जो नेक्स्ट आपको उसमें टॉपिक में मिला रहा होगा। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें जो शिक्षक है एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सामने आता है। शिक्षक इसका प्रशिक्षण, उसका व्यक्तित्व, उसकी क्रियाएं, उसकी विशेषताएं, उसका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य किस तरीके से संतुलन और किस तरीके से उसका प्रगतिशील बनाया जाए, इसके अंतर्गत इसका अध्ययन करना ही शिक्षार्थी संबंधी अध्ययन है। सीखने की प्रोसेस, जो प्रक्रियाएं हैं, उसका भी अध्ययन करता है। यानी जो मनोविज्ञान है वो सीखने की प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करता है। यानी जो सीखने की प्रक्रियाएं, सीखने और सिखाने की यानी लर्निंग और लर्निंग प्रोसेस तथा शिक्षण विधियों का भी और पाठ्यक्रमों से संबंधित तथा कक्षा व्यवस्था एवं अनुशासन संबंधी विषयों के चुनाव एवं निर्देशन संबंधी अध्ययन भी इसके अंतर्गत आते हैं। यानी लर्निंग स्टाइल और लर्निंग प्रोसेस में जितनी चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो सभी चीज़ें शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आती हैं। शैक्षिक परिस्थितियों का अध्ययन, यानी जो इसका इन्वायरमेंट होता है वो उसका भी अध्ययन करता है। जैसे शैक्षिक परिस्थिति से अगर हम कहें कि मेरा अभिप्राय शिक्षण के उन उपकरणों या उपकरणों से है जो शिक्षा के अविध एवं सर्वाधिक उपकरणों में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अगर हम उसके शिक्षण बिंदु की बात करें, उसके TLMs की बात करें, उसके चित्रों की बात करें, और साथ ही साथ अभिकरणों में समाज भी आता है, राज्य भी आता है। यानी वह कौन कौन से ऐसी इन्वायरमेंट में अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहा है और अभिकरणों के साथ यानी टेक्निक्स के साथ वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, या TLMs के साथ टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल है उसके साथ वो अपने वैज्ञानिक विधियों का भी अध्ययन साथ ही साथ करता है, तथा उसके शैक्षणिक परिस्थितियों में क्या निर्माण होता है वह भी शिक्षार्थी और शिक्षक की अंतः क्रियाओं से यानी इंटरेक्शन से प्रभावित होती है। यानी जो टीचर है वो
विभिन्न परिस्थितियों में किस तरीके से शैक्षिक गतिविधियों को पूर्ण करता है और उसकी अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन कैसी होती है क्लासरूम इन्वायरमेंट में, वो भी ये जानने का प्रयास एक शिक्षा मनोविज्ञान करता है। अगर हम शैक्षिक समस्याओं से संबंधित अध्ययन करें तो सीखने की समस्याएं कहाँ पर आती हैं, सीखने की विधियां तथा समस्याओं का प्रयोग, परिस्थितियों का स्थानांतरण, बौद्धिक क्रियाओं का साहचर्य, बुद्धि और विकास की समस्याएं, इसका भी अध्ययन सम्मिलित है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन यानी इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कितना डिफरेंस है, अध्यापन में विविधता कितनी है, यानी एक व्यक्ति दूसरे यानी एक बच्चा दूसरे बच्चे में सीखने की प्रक्रियाओं में कौन कौन सी विविधताएं पाई जाती हैं, इस पर भी, उन समस्याओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। आचरण और व्यवहार की समस्याएं यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से शैक्षिक समस्याओं में कौन कौन से समस्याएं आती हैं तथा व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत उसके चारित्रिक व्यवहार तथा कुंठाओं या अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस मन में कौन कौन सी कुंठाएं हैं, कौन कौन सी कहें कि जो निगेटिविटी है उसका भी अध्ययन करता है। बुद्धि यानी जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो बुद्धि लब्धि का भी मापन परीक्षण करता है, जिससे कि मूल्यांकन की युक्तिपूर्ण क्रियाएं सम्मिलित की जा सके, उसकी योग्यताओं को जांचा जा सके, उसका मानसिक स्तर आकलित किया जा सके, उसकी बौद्धिक क्षमता परीक्षाओं का आकलन किया जा सके। यानी अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो उससे हम ये पता कर सकते हैं कि उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, उसकी योग्यता कितनी है सीखने की प्रक्रियाओं में, सीखने की क्षमताओं में। मानसिक स्वास्थ्य, अगर उसकी मानसिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन मनोविज्ञान करता है तो वह यह जांच सकता है कि उसका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, उसके साधनों की अभिकल्पना कैसी है तथा उसके उपाय कार्यक्रम कैसे हैं, इसका भी अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान करता है। व्यक्तिक यानी व्यक्तिक तथा व्यवहार जो व्यावसायिक है उसका भी निर्देशन यानी काउंसलिंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग का भी अध्ययन कर उसे समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। शैक्षिक प्रयोग एवं शोध यानी अनुसंधान यानी रिसर्च का भी कारण वही बनता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं वो प्रासंगिक वैज्ञानिक रूप से विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों द्वारा विभिन्न सिद्धांत व निष्कर्षों को निकालकर वो उसकी वैचारिक मनोवृत्ति और उसके प्रासंगिक शोध को जन्म देती है कि उसकी समस्याओं को किस तरीके से प्रासंगिक रूप से अलग किया जाए, निदान किया जाए उन समस्याओं का। विभिन्न प्रकार के राइटर हैं जैसे स्किनर हैं, उन्होंने कई सारी चीज़ों को बताया। गॉरिसन ने कहा कि जो सामग्री का नियोजन है वो दो दृष्टिकोण में होना चाहिए। पहला, छात्रों के जीवन को समृद्ध विकास करना, दूसरा शिक्षकों की जो शिक्षण प्रक्रिया है वो गुणात्मक व उन्नति रूप में ज्ञान प्रदान करने वाला होना चाहिए। उसी तरीके से हालैंड ने कहा कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह विभिन्न विषयों पर आधारित होना चाहिए कि जिसकी सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया भाग तथा उसके प्रकृति, व्यक्ति की प्रकृति और मानसिक व्यवहार को परिवर्तित कर सके। और क्रो ने कहा शिक्षा मनोविज्ञान का विषय सामग्री और संबंध सीखने की को प्रभावित करने वाले कारकों से है। यानी जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसमें जो सामग्री है, जो टीएलएम्स हैं, उसके चित्र या जो विभिन्न प्रकार के शैक्षिक सामग्री हैं उससे संबंधित तथा सीखने वाली प्रक्रियाओं से को प्रभावित करने वाले कारक होने चाहिए। यानी जो लर्निंग स्टाइल है, प्रोसेस है, उसको इफेक्ट डाले, प्रभावित करे, परिवर्तन करे या परिवर्तनशील क्रियाओं में सम्मिलित हो। अगर हम कहें शिक्षा मनोविज्ञान के तीन पहलू जो शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया और सीखने की दशाएं हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अभी जो जिस चीज़ की चर्चा हम लोग ने किया कि जो स्कोप है, उसके क्षेत्र है, लर्निंग है, यानी इवैल्यूएशन ऑफ एक्सपीरियंस है, लर्निंग एक्सपीरियंस, और उसके बाद लर्नर है, लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग स्टिमुलस है,
यानी विभिन्न प्रकार के लर्निंग एक्सपीरियंस है, विभिन्न प्रकार के किस तरीके से हम एक जो सीखने की प्रक्रियाओं में हम विभिन्न प्रकार के क्रियाएं परिवर्तित कर कर उसके अनुभवों को आधारित हम बना सकते हैं। इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन और असेसमेंट की क्रियाओं तक जाना। ब्लूम कहते हैं कि अपनी टैक्सोनॉमी में, जब हम ब्लूम टैक्सोनॉमी कभी पढ़ाएंगे तो उसमें उन्होंने बोलते हैं कि जब ज्ञान का अगर हमने किसी चीज की शिक्षा ली तो उसका मूल्यांकन आवश्यक होना चाहिए, और मूल्यांकन के थ्रू हम 4-5 चीजों को गुजारते हैं, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। इन सभी चीजों को हम लास्ट में इवैल्यूएशन करते हैं किसी शैक्षिक क्रिया का, तभी हमें रिजल्ट मिलता है और हम अपनी योग्यताओं को जान सकते हैं कि हमने कितना सीख लिया है। इम्पोर्टेंट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान का जो महत्व है, हम जानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है। कि जो शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व की अगर हम बात करें तो वो सबसे पहला व्यवहारिक है, दूसरा सैद्धांतिक है, तथा अध्यापक और छात्र अभिभावकों को सैद्धांतिक व्यवहार पर महत्व देता है। अगर हम आधुनिक युग में शिक्षा का आधार मनोविज्ञान है तो उसकी महत्व और योग्यता कैसी होनी चाहिए कि सबसे पहले आज के युग में हम देखें तो बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन दी जाती है। उसके बाद स्वस्थ वातावरण का निर्माण किया जाता है। हम प्राचीन जो चाइल्ड सेंटर्ड है उसके बारे में अगर हम देखें तो शिक्षा मनोविज्ञान की पहले अगर हम प्राचीन समस्याओं पर देखें तो पहले वहाँ अध्यापक केंद्रित हुआ करती थी, लेकिन आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो बाल केंद्रित शिक्षा है, अध्यापक पर केंद्रित नहीं है। वहाँ पर छात्र की रुचि और वृत्तियों तथा उसकी परवाह की जाती है और उससे ही हम शिक्षण कार्यों को बढ़ावा देते हैं। और साथ ही साथ शिक्षा के केंद्र बिंदु जो होता है वो छात्र ही होता है, उसकी क्षमताओं, उसकी अभिरुचियों, उसके रुचि तथा उसके पाठ्यक्रमों और शिक्षण विधियों का निर्माण ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। स्वस्थ वातावरण, रविन्द्रनाथ ठाकुर कहते हैं अपने समय में एक स्कूल का वर्णन अगर हम करें तो उस स्कूल में बहुत जो दीवारें हैं बहुत खराब तथा काली थी, रोशनदार नहीं था, यानी खिड़कियां नहीं थी, बैठने की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में यह अनुभव किया जाना लगा कि स्वस्थ बालकों के स्वस्थ शिक्षा के लिए स्वस्थ वातावरण की आवश्यकता है। अगर हमें सही शिक्षा देनी है तो सही तरीके का एनवायरनमेंट होना चाहिए, सही तरीके का पाठ्यक्रम होना चाहिए, सही तरीके की मानसिकता होनी चाहिए। और जब हम सही और अनुकूलित यानी बैरियर फ्री एनवायरनमेंट रखेंगे और बैरियर फ्री कैरिकुलम रखेंगे और बैरियर फ्री हम शैक्षिक क्रिया या सैद्धांतिक क्रिया की बात करेंगे, तभी हम सही से बच्चों के रुचियों और विषयों और सीखने की प्रक्रियाओं का हम विकास कर सकते हैं। स्वस्थ वातावरण में बालकों का मानसिक विकास हम तभी कर सकते हैं जब हम उसे हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। अगर हम कहें कि शिक्षा की जो समस्याओं का मत निर्धारण है वह विभिन्न प्रकार के चिंतन मनन पर आधारित होता है, जिससे अगर हम उनकी शिक्षा की विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर हमें निजात पाना है, जो बाल अपराध है, पिछड़ापन है, बालक अनुशासनहीनता है, यह सभी चीज़ें एक शिक्षा की समस्याओं पर निर्धारित करती है कि यानी हम जो शैक्षिक क्रियाएं हैं हम उसे अच्छे से नहीं किए, जिसकी वजह से हमें शिक्षा की समस्याओं देखने को मिलता है। अगर हम शैक्षिक गतिविधियां सही से पूर्ण कर सकते हैं तब हमें इन समस्याओं से निराकरण या निजात पा सकते हैं। शिक्षण की पद्धति में परिवर्तन होना चाहिए। प्राचीन पद्धति में देखें तो वहाँ पर जो अध्यापक रटने पर बल देते थे, लेकिन आधुनिक अगर हम विचारधाराओं पर देखें तो यहाँ बच्चा रटने पर जोर नहीं देता, उसके सैद्धांतिक और उसके अंतर्निहित शक्तियों पर विकास देने की बात करता है एक शिक्षक। और यही होना चाहिए कि शिक्षण की विधियों में सैद्धांतिक अभिवृत्ति के माध्यम से अंतर्निहित शक्तियों का विकास किया जाए।
यानी जो व्यक्ति के बच्चे के अंतर्निहित शक्तियां हैं उसको निकाला जाए। ये शिक्षा मनोविज्ञान की प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण अपने योगदान देती हैं। पाठ्यक्रम सामग्री यानी को करिकुलर एक्टिविटीज, इसका अपना काफी अच्छा महत्व है। शिक्षा मनोविज्ञान के जो कारक होते हैं पाठ्यक्रमों में, अगर हम देखें तो जो विभिन्न प्रकार के बालक अपने समय नष्ट करते थे, विभिन्न प्रकार के रट्टा मार के और इस तरीके की क्रियाएं करके, अगर हम को करिकुलर एक्टिविटीज से विभिन्न प्रकार के खेल विधि, प्रतियोगिता, निबंध, वाद विवाद, डिस्कशन या नाटक, संगीत के माध्यम से हम पाठ्यक्रमों को अति रोचक बना सकते हैं। पहले अगर हम प्राइमरी में देखते हैं, प्राइमरी की पाठशालाओं में 3 से 4 के मध्य बच्चे आपस में गिनतियां पढ़ना शुरू कर देते थे, नंबर वाइज नंबर चलता था, और उससे हम ये हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज में यानी खेल विधि में ये सम्मिलित होता था, और हम एक तरीके से किसी को कुछ सिखाना होता था तो एक कक्षा में वो बच्चा पढ़ना शुरू कर देता था और बच्चे उसके पीछे दोहराते थे, यानी उसकी जो क्रियाएं होती थी वो एक सहगामी क्रियाएं में सम्मिलित होती थी, जिससे बच्चों के अंतः क्रियाओं के साथ साथ पाठ्यक्रमों का सर्वांगीण, बालकों के सर्वांगीण विकास पर ये बहुत जोर मिलता था। और इससे हम मानते थे कि जो उसकी एक्टिविटीज हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज से उसकी जो डेवलपमेंटल है वो ऑल राउंड डेवलपमेंट या सर्वांगीण विकास में बहुत ही सहयोग मिलता था। अनुशासन, हम किसी बालक को डंडे से पिटाई करके या बालकों के का हम भय बना के सर्वांगीण विकास अगर हम करना चाहें तो हम इस तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो इन सभी बात को नकारता है और कहता है कि हम इस चीज़ों को हम उसके अनुशासनिक चीज़ों पर ना रहकर हम उसके क्रियाओं पर ज़्यादा और प्रतिक्रियाओं पर ज़्यादा जोर दें और उसको प्रोत्साहन यानी रीइंफोर्समेंट या हम कहें कि ना देकर उसको रिफ्रेशमेंट हम दें, जिससे कि वो अपने कक्ष में अपने अनुशासनात्मक और अपने डेवलपमेंट को बढ़ा सके। उसको डंडे से दबाकर उसके क्या कहते हैं अस्थायी खोज को हम विचार नहीं दे सकते। इस प्रजातांत्रिक आधार पर हम अस्थायी अनुशासन बनाने पर बल दिया जाए, यानी इस प्रजातांत्रिक आधार पर अस्थायी अनुशासन बनाए रखने पर बल दिया जाए, यानी अनुशासन बिगड़े ना, लेकिन हमारा जो मूल दायित्व है उसका भी कार्य हो जाए। अगर हम विद्यार्थियों को समझने की बात करें तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो क्या करता है कि विभिन्न छात्रों को एक शिक्षक के द्वारा, जो शिक्षक है वो विभिन्न छात्रों को समझने का अवसर प्रदान करता है कि बच्चों की जो इंटरेस्ट है, रुचि है, शक्तियां हैं, जो सामाजिक विकास है, उसके डेवलपमेंट है, उन सभी चेतन अचेतन व्यवहारों तथा मानसिक क्रियाओं को समझने में अवसर प्रदान करता है। यानी जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये इस पे विद्यार्थियों को समझने, अनुशासन बनाए रखने, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं, शैक्षणिक गतिविधियों को परिवर्तन लाने, समस्याओं को निजात करने तथा इन सभी क्रियाओं पर बल देता है। अगर हम मापन एवं मूल्यांकन की बात करें तो ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो मेजरमेंट और इवैल्यूएशन की विभिन्न प्रक्रियाओं पर भी जोर देती है, जिसके कारण से विभिन्न बच्चों में योग्यताओं तथा उसके अंतर्निहित शक्तियों का भी विकास में एक दशा और दिशा दी जा सकती है। शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक, यानी हम जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं एजुकेशन के, उसको भी प्राप्त करने के लिए हम शिक्षा जो मनोविज्ञान है एक कुशल, अगर हम कहें कुल मिलाकर अध्यापक तथा छात्र के व्यवहार के इर्द गिर्द घूमती है, यानी जो उद्देश्य है वो शिक्षक और छात्र के इर्द गिर्द घूमती है कि उसके शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो सके। स्किनर कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को ज्ञान प्रदान करना है एवं अध्यापक उस ज्ञान के आधार पर शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। अधिगम प्रक्रिया में सुधार, यानी जो इम्प्रूवमेंट ऑफ लर्निंग प्रोसेस की बात करता है कि मनोविज्ञान की जो लर्निंग प्रोसेस है
वो विभिन्न प्रकार के अलग तरीके की होनी चाहिए, मानसिक क्रियाओं और शक्तियों पर आधारित होनी चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित होनी चाहिए, करके सीखने पर आधारित होनी चाहिए, यानी प्रैक्टिस विधि पर आधारित होनी चाहिए। समस्यात्मक बालकों को समझना, जो विभिन्न प्रकार के अंतर्देशीय बालक होते हैं उनको प्रत्येक कक्षा में कुछ ना कुछ जो समस्यात्मक वाले बालक होते हैं उनको कक्षा जो प्रभावित करते हैं उनको अतिरिक्त मार्गदर्शन यानी प्रिवेंटिव क्लास की जरूरत होती है या एडवाइजरी क्लास की जरूरत होती है, एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत होती है। उनकी वही शिक्षा मनोविज्ञान उन्हें कहता है कि मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं के आधार पर उन बालकों की समस्याओं को दूर किया जा सकता है, उनको एक मार्गदर्शन मिल सकता है शिक्षा मनोविज्ञान के दौरान। समय सारणी यानी टाइम टेबल जो शिक्षा मनोविज्ञान है, उन कारणों में विद्यालयी रूपरेखा में अगर देखा जाए तो सभी का अपना एक टाइम पीरियड होता है कि किस अध्ययन पर हमें क्या पढ़ना है, और साथ ही साथ हमें हर चीज़ें एक समय सुविधा और सारणी के आधार पर मिलती हैं। इसमें अगर हम समय सारणी की बनाने की जिस तरीके से हम देखें कि मौसम का भी एक समय सारणी होती है, छात्रों की योग्यताओं, रुचियों, अभिव्यक्तियों पर ध्यान देना चाहिए। इस तरीके की क्षमताओं और योग्यताओं को बिल्कुल नहीं नकारना चाहिए कि अध्यापक विभिन्न प्रकार की जो समय सारणी है कि उस पर अपने विश्राम और अवधान को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर हमें ज़्यादा एक क्लासरूम एक टाइम पीरियड अगर ज़्यादा हो जाता है तो हमें उसे थकान महसूस होने लगती है और हमारी जो लर्निंग स्टाइल या प्रोसेस की प्रक्रियाएं हैं उसमें कमी आने लगती है, यानी सीखने की प्रक्रियाओं में कमी आने लगती है, एक पठार सा बनने लगता है, जो कि हम एक सीटेट में क्वेश्चन भी आता है कि थकान का पठार, यानी वो एक राउंड अप, यानी ज़्यादा समय अगर वो क्रियाएं होगी तो हमें अवधान, हमें अपने क्रियाओं में, हमें अपने कक्षा प्रणाली में रुकावट लाना होगा, तभी हम दूसरे क्लास के लिए रोचकता बना सकते हैं। टाइम पीरियड, अध्यापकों की क्रियाएं चेंज होती रहे, अध्यापक यानी पीरियड चेंज होता रहे। अगर हमें एक अध्यापक एक ही समय पे 8 घंटे में मिलता रहता है तो हमें अध्यापक जब हमें मिलता है तो हमारी जो क्रियाएं हैं हम बोरिंग सा हो जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान इसका भी निदान करता है कि विभिन्न सुविधाओं के आधार पर समय सारणी रखना चाहिए। शैक्षिक अनुसंधान, शिक्षा के जो क्षेत्र हैं उस क्षेत्रों में परिवेश और प्रतिक्रियाओं तथा शिक्षा के अनुसंधान को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे कि जो शिक्षा की विभिन्न प्रक्रियाएं हैं, संबंधित अनुसंधान है, उस पर और निष्कर्षों के आधार पर शिक्षा को व्यवहारिक पक्षों में ले आने की बात करता है, और जिससे कि नवीनतम शिक्षण विधियों पर आधारित शिक्षण प्रतिक्रियाओं पर शोध करना तथा उसके परिमाण निकालना इस अनुसंधान, इस शिक्षा मनोविज्ञान की प्रतिक्रियाओं में एक सम्मिलित किया जाता है। थैंक यू।